नमस्कार दोस्तों। सॉरी। फेबलेस एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे जो उसमें पेपर 1 में जो टॉपिक है गुड गवर्नेंस कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन। इसके बारे में हम चीज़ों को समझेंगे, क्या है, क्यों है, आया कैसे और इसके क्या क्या फ़ायदे हुए, क्यों इसको आजकल की जनरेशन में जो डेमोक्रेसी से कंपेयर किया जाता है और कॉन्ट्रडिक्ट किया जाता है, सारी चीज़ों को हम समझेंगे। सबसे पहले हम गवर्नेंस को समझते हैं। एक्चुअली क्या है कि गवर्नेंस और गवर्नमेंट इन दोनों चीज़ों को एक ही समझा जाता है। अक्सर इन दोनों वर्ड्स को एक ही मान के यूज़ किया जाता है। कहीं पे गवर्नेंस यूज़ होता है, कहीं पे गवर्नमेंट यूज़ होता है, लेकिन इन दोनों के अपने ही अलग मायने हैं। Government is a machinery or institution which is meant to exercise sovereign power to accomplish certain goals। मतलब जो गवर्नमेंट है वो एक मशीनरी है, इंस्टीट्यूशन है जो कि कुछ गोल एकम्प्लिश करेगी। वो गोल आपके सोशल हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, इकोनॉमिक हो सकते हैं, इस तरह के गोल करेगी। और गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस जिस तरह से गवर्नमेंट अपने पावर्स को, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करती है और द मैनर ऑफ एक्सरसाइजिंग देयर पावर, कि वो अपने वेरियस ग्रुप्स और कैटेगरी जिनकी डेवलपमेंट करना है उनको जो रिसोर्स एलोकेट करे, उसको गवर्नेंस कहते हैं। गवर्नमेंट वो मशीनरी जिसके थ्रू आप करते हैं। गवर्नेंस जिस तरीके से करती है, जैसे कि ऐसा है कि आपको जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव होंगे हमारे, जो गवर्नमेंट होगी, वो ऑर्डर निकालेगी। वो मशीनरी हो गई वो बनाने की। लेकिन किया कैसे गया? दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप ऐसा करो कि जो लोग हैं उन्हें मार दो, वो बैड गवर्नेंस कहलाएगी। गुड गवर्नेंस क्या है? आप उनको शिक्षित कीजिए, समझाइए, तो उससे होगी, उसे गवर्नेंस कहेंगे। इस तरीके से होता है, तो तरीका गवर्नेंस का है। अब हम समझेंगे कि जो हमारा गुड गवर्नेंस का एक्चुअली ओरिजिन कहाँ से हुआ। देखिए, दूसरा जब वर्ल्ड वार ख़त्म होता है तो डीकोलोनाइजेशन होता है। वर्ल्ड वार से पहले कॉलोनियाँ थीं, अलग अलग देश, जैसे इंडिया जो थी ब्रिटेन की कॉलोनी थी, वैसी अलग अलग देश, बहुत देशों की कॉलोनी थे। तो वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ तो एक नई पावर का जन्म हुआ। ब्रिटेन की सुप्रीमेसी ख़त्म हुई और यूएसए की सुप्रीमेसी आने लगी। लेकिन साथ में क्या है कि डीकोलोनाइजेशन आया। डीकोलोनाइजेशन है तो जो कॉलोनी थी वो अब उन पे ब्रिटेन का शासन नहीं है, बाकी देशों का शासन नहीं रहा। तो लेकिन क्या वर्ल्ड वार 2 के बाद हम ये देखते हैं कि दो पावर इमर्ज होती हैं। एक तो आपकी यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी यूएसएसआर। अब यूएसएसआर कोशिश कर रही थी हर जगह कम्युनिज्म लाने का और आपका यूएसए कैपिटलिस्ट लाने का, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो अब क्या है कि उस वक्त यूएसए ने क्या डिसाइड किया कि वो जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको फंड देगी उनको डेवलप होने के लिए, जिससे वो कैपिटलिज्म की तरफ मुड़े और कम्युनिज्म की तरफ ना जाए। तो इंस्टीट्यूशन जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनका एग्जिस्टेंस हुआ। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं सबको डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। और शुरू में क्या है कि ये जो कुछ कंडीशंस रखी जाती हैं इंस्टीट्यूशंस की, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई हो, तो वो जो डेवलपिंग नेशंस थे, जो नए नए बने हुए थे, वो उनको लेने पे तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन फिर क्या देखा गया कि 90s 80s के बाद बहुत सारी जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो डेब्ट ट्रैप में फंस गए। डेब्ट ट्रैप मतलब आप अपने लिए गए उधार को चुकता करने के लिए, जो उसका ब्याज चुकता करने के लिए नया उधार लेने लगे, उसे डेब्ट ट्रैप कहा जाता है। तो अब ऐसा हो क्यों रहा था? वो ऐसा हो इसलिए रहा था कि जो लोन्स थे वो यूटिलाइज नहीं हो रहे थे। या वो यूटिलाइज क्यों नहीं होते? क्योंकि गवर्नेंस बेकार थी, उनकी फंक्शनिंग जो थी पॉलिटिकल सिस्टम की वो बेकार थी। एक्चुअली दूसरी बात ये था कि 90s 89 में आप ये देखेंगे तो यूएसएसआर 91 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, अलग जाता है। तो अब यूएस को कोल्ड वार वो जीत जाता है। अब वो सिंगल सुप्रीम पावर और यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ आ जाते हैं। तो अब अगर वर्ल्ड बैंक ये जो डेब्ट ट्रैप की बात हुई थी, तो जो सहारन कंट्रीज थी अफ्रीका में, जो सब सहारन कंट्रीज थी, उन कंट्रीज का डेब्ट ट्रैप बैठ जाता है, वो इस चीज़ में फंस जाती हैं। तो अब क्या है कि यूएसए को कोई परेशानी भी नहीं यूएसएसआर से कि कम्युनिज्म फैल जाएगा। तो अब क्या होता है 1989 के बाद
जो वर्ल्ड बैंक वो बहुत ज़्यादा कंडीशंस के साथ पैसे देती हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को। अब यही जो उन्होंने कंडीशंस लगाई थी, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो बनाया था उन्होंने, वो भी उसको एक्सप्लेन करता है। तो वर्ल्ड बैंक ने जो 1992 में जो लोन देते वक्त जो कंडीशंस दी थी उन देशों को कि आपको इन सब का पालन करना है, उसी टर्म को गुड गवर्नेंस कहा जाता है। गुड गवर्नेंस एक्चुअली 92 के बाद आया, इसीलिए एक नया टर्म है। अब हम देखते हैं गवर्नेंस क्या है। देखिए ऐसा है कि गवर्नेंस के बहुत सारे मायने हो सकते हैं। तो जैसा एक इनिशिएशन में मैंने आपको समझाया था कि गवर्नेंस जो होता है वो मैनर है जिस तरह से आप अपने गवर्नमेंट प्लान बनाती है उसको एग्जीक्यूट करने का। तो इसके जरा 3 अलग अलग डेफिनेशंस हैं, हम उसको समझ लेते हैं। गवर्नेंस, इट इज़ द प्रोसेस विच डिसीजंस आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड। जिस तरीके से निर्णय लिए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। या फिर हम गवर्नेंस को इस तरह भी समझ सकते हैं कि गवर्नेंस इज द मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज्ड in the management of the country's economical, social resources for development। ये उसी तरह का जो डेफिनेशन हमने पहले समझी थी। और तीसरी डेफिनेशन ये कहती है कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन कंट्री के जिससे भी अथॉरिटी एक्सरसाइज की जाती है, अथॉरिटी जो पावर है रू चलाने की, वो होती कंट्री के अंदर, अगर उसका ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजिंग वेलफेयर ऑफ पीपल है तो उसे गवर्नेंस कहेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि ये गुड गवर्नेंस ना, इसमें वैल्यू है। एक गुड गवर्नेंस के कुछ एजम्पशन हैं वो होने चाहिए। अजम्पशन क्या है, अगर हम इंडिया की बात करें तो ऐसा नहीं था। देखिए गुड गवर्नेंस तो वर्ल्ड बैंक के आने के बाद 92 में ये कॉन्सेप्ट आया गुड गवर्नेंस। लेकिन क्या गवर्नेंस पहले नहीं थी? कौटिल्य के टाइम पे भी थी। हमारे क्या है कि कौटिल्य के टाइम पे थी, गांधी जी भी गुड गवर्नेंस की बात करते थे, नेहरू जी भी जो भारत के पहले प्रधानमंत्री उन्होंने भी कहा था। अगर आप हिंदू कॉन्सेप्ट को समझें जो सर्व है, तो जैसे इंडिया में होता है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, मतलब हम सबके वेलफेयर की बात करें, सबके हेल्पनेस की बात करते हैं। लेकिन अगर वहीं हम वेस्ट की तरफ देखें जहाँ पे एरिस्टोटल थे, प्लेटो थे, मैचियावेली थी, जॉन रॉल्स थे, उनका जो व्यू है वो ये कहना चाहता है, वो एक यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट के ऊपर हो जाता है। यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट क्या है? वो ये कहता है कि आपको मैक्सिमम गुड करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को, मतलब ज़्यादा लोगों का भला करना है, अगर सबका भला नहीं कर सकते तो ये। अब हम ज़रा गुड गवर्नेंस को समझने से पहले बैड गवर्नेंस देख लेते हैं, क्योंकि जहाँ बैड गवर्नेंस नहीं होगा वहीं तो गुड गवर्नेंस होगा। तो मैंने आपको जो भी कंडीशन चीज़ें होती हैं बैड गवर्नेंस की, उसको समझाने की एक पिक्चर डिपिक्ट कर रखी है। जैसे बैड गवर्नेंस से क्या मतलब होगा? डिक्टेटोरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा, मतलब लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। एक डिक्टेटर होगा, वही अपनी तानाशाही से जो फैसला ले लिया वो ले लिया, उसके बीच में कोई नहीं। हाई लेवल ऑफ करप्शन होगा। देखिए मैंने आपको पिक्चर में दिखाया कि अंडर द टेबल कुछ ट्रांजेक्शन हो रही है, डॉलर की परचेज हो रहे हैं, वो करप्शन बहुत ज़्यादा होगा। नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म, भाई भतीजावाद, फेवरेटिज्म होगा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। स्पॉइल सिस्टम कह सकते हैं आप, स्पॉइल सिस्टम बहुत ज़्यादा होगा। एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, ना रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, जैसे कोई एक्शन अगर लेता है तो वो उसके प्रति जिम्मेदार है कि नहीं, जिम्मेवार, अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं, वो नहीं होगी। पब्लिक और प्राइवेट रिसोर्सेज को सेग्रीगेट करने की बात नहीं होगी। पब्लिक और प्राइवेट रिसोर्स, जो गवर्नमेंट का बंदा है, जो गवर्नमेंट चलाते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी है, वो क्या है, प्राइवेट अपनी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको भी अपनी प्रॉपर्टी समझे। जैसे उनको जो कार दी गई तो कार को अपनी कार समझे, इस तरीके से नहीं। पब्लिक और प्राइवेट रिसोर्सेज में डिफरेंस नहीं होगा। या फिर पब्लिक रिसोर्सेज को प्राइवेट गेंस के लिए यूज़ किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, उसके जो हेड हैं मिनिस्टर हैं, तो मिनिस्टर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का यूज़ ऐसे करते हैं कि उनका खुद का लॉस हो, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की अगर फैक्ट्री खोल रखी है तो उसमें फ़ायदा पहुंचा, तो इसको हम बैड गवर्नेंस कहते हैं। अब देखिए एक और चीज़ होती है बैड गवर्नेंस से कि यहाँ पे क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए कोई तरीका नहीं होता, कोई पीसफुल मैनर नहीं होगा और नॉन वायलेंट मैनर नहीं होता। मतलब वायलेंट मैनर आप कह सकते हैं किसी भी आपके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। जहाँ पे वायलेंट हो, जैसे आप वर्ल्ड वार 2 समझ सकते हैं, वो बैड गवर्नेंस के कारण ही था, वर्ल्ड वार 2 हुआ।
अब हम गुड गवर्नेंस समझते हैं, बैड गवर्नेंस क्या है। देखिए, जो चीज़ें बैड गवर्नेंस में एब्सेंट हैं उन्हीं को हम गुड गवर्नेंस मानते हैं। पार्टिसिपेटरी नेचर, मतलब लोगों का पार्टिसिपेशन होगा रूल्स बनाने में, डिसीजन मेक करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में। कंसेंसस ओरिएंटेड, सबकी सहमति से चीज़ें होंगी। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म होगा, लोग अकाउंटेबल होंगे। ये एक्चुअली सारी जो पॉइंट्स हैं ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने बता रखी हैं, ये चीज़ें उन्होंने समझा रखी हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, उन्होंने इन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया। ट्रांसपेरेंसी होगी, जो गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में होगी, जो भी काम करते हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, लोगों को पता रहेगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, पारदर्शिता होगी। एफिशिएंसी होगी, इफेक्टिवनेस होगा, मतलब जो भी काम होता है तो उसमें एफिशिएंसी आएगी, इफेक्टिवनेस होगा। अगर पैसे स्कूल बनाने के लिए हैं तो स्कूल बनेगा, जितने पैसे मिले हैं उतने का ही स्कूल बनेगा। इंक्लूसिवनेस होगा, इक्विटी होगी। इंक्लूसिवनेस, इक्विटी मतलब देखिए, इंक्लूसिव का मतलब जितने लोगों के लिए हो रहा है। जैसे भारत एक देश है तो वहाँ पे क्या है कि 137 करोड़ लोग हैं, तो 137 करोड़ लोगों के लिए वो चीज़ होगी, हर लोग को इंक्लूड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वर्ग का तबका ही को फ़ायदा मिले। इक्विटी का क्या मतलब होता है? इक्विटी और इक्वलिटी में अंतर होता है। इक्वलिटी का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि गरीब है, अमीर है, सबको 500 रुपये दीजिए। इक्विटी का मतलब होता है जो ज़्यादा गरीब है उसे ज़्यादा दीजिए और जो कम गरीब है उसे कम दीजिए। जो ज़्यादा गरीब है उसे 3000 रुपये, जो कम गरीब है उसे 500 रुपये। इक्विटी मतलब आप जो नीचे की तरफ है उसको ज़्यादा फेवर कीजिए। रिस्पॉन्सिवनेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, रिस्पॉन्स होगा एडमिनिस्ट्रेटिव का, कोई भी चीज़ होगी। रूल ऑफ लॉ होगा, कानून का चीज़ें चलेंगी। अब गुड गवर्नेंस की फीचर समझ लेते हैं। देखिए, हमने पहले ही पॉइंट से देख लिया कि गुड गवर्नेंस जो होता है वो दैट फोकस ऑन फॉर्मल और इनफॉर्मल एक्टर दोनों को इन्वॉल्व करता है। फॉर्मल एक्टर कौन सा? जो सरकार ने या जो गवर्नमेंट ने अपने इंस्टीट्यूशन बना रखे हुए हैं, जैसे मिनिस्ट्री है, उसके डिपार्टमेंट हैं जो गवर्नमेंट के हेल्प करने के लिए हैं। साथ में ही आपके सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, एनजीओज होंगे, मीडिया होगा। तो ये इनफॉर्मल एक्टर्स हो गए। ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इनका इन्वॉल्वमेंट होगा। ग्राम पंचायत होगा, वहाँ के लोग होंगे, इंटेलेक्चुअल्स होंगे देश के। अब ये गुड गवर्नेंस एम्फेसाइज किस पे करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे, जो अकाउंटेबल है, एफिशिएंट है, पार्टिसिपेटरी है नेचर में। मैंने अभी आपको समझाया। अब गुड गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम वेलफेयर टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, हम बात कर चुके हैं इस पर। अब हम समझते हैं ज़रा गुड गवर्नेंस की क्रिटिसिज्म क्या है। देखिए, गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट था उसने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन फेस की डेवलपिंग नेशन से। वो इसलिए क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो डेमोक्रेसी है और गुड गवर्नेंस है, ये दोनों एक दूसरे में कंट्राडिक्शन है। गुड कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हैं? गुड गवर्नेंस को कहा जाता है कि गुड गवर्नेंस एंटीथेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। एंटीथेसिस का मतलब क्या होता है? एंटीथेसिस मतलब अगर डेमोक्रेसी कोई बात कहती है, बिल्कुल उसके अपोजिट गुड गवर्नेंस बात करती है। वो इसलिए एंटीथेसिस कहा गया है इसको, क्योंकि ये माना जाता है कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है सॉवरेनिटी ऑफ सिटीजन। जो सिटीजन्स है वहाँ के, वो आज़ाद हैं, वो अपना फैसला ले सकते हैं। लेकिन अगर कंडीशंस के साथ आते हैं, जो कि गुड गवर्नेंस की बात कहता है कि अगर आपने कंडीशंस लगाए, और वो भी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन जैसे जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, तो उन्होंने तो क्या है, डेवलपिंग नेशन की जो आज़ादी थी वो छीन ली। वो अपनी कंडीशन जो दे रहे हैं उसके हिसाब से उन्हें काम करना पड़ेगा, लोगों के हिसाब से नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए हम देखेंगे कि जितने ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स वो स्ट्रांगली अपोज करते हैं गुड गवर्नेंस कॉन्सेप्ट को। स्पेशली कौन से? स्पेशली वो थिंकर्स जो कि डेवलपिंग नेशन से हैं। और लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजी है वो बेस किस पे है? वो एम्पिरिज्म पे बेस नहीं है। वो एक्चुअली एम्पिरिकल वैलिडिटी है ही नहीं उसकी, वो फैक्ट्स पे बेस ही नहीं है। एम्पिरिकल वैलिडिटी मतलब जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ हो, जिस पर कोई एक्सपेरिमेंट करके देखा गया हो। मतलब ऐसा कहीं देखा होगा कि गुड गवर्नेंस आने से डेमोक्रेसी खत्म हो जा रही हो, ऑटोक्रेसी आ गई हो, या डिक्टेटरशिप आ गई हो गुड गवर्नेंस लाने से, ऐसा कहीं हुआ नहीं। तो इसलिए क्या, वो सही बात नहीं है। तो अब देखा जाए तो अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये गुड गवर्नेंस और डेमोक्रेसी एक दूसरे कॉन्ट्रडिक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं? डेमोक्रेसी के फीचर्स भी होते हैं, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए,
सोवरेनिटी ऑफ सिटीजन्स होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म होना चाहिए एग्जीक्यूटिव का, ट्रांसपेरेंसी डिसीजन मेकिंग में होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, सेपरेशन ऑफ पावर, इक्विटी। अब देखिए, अगर डेमोक्रेसी के सारे फीचर्स होते हैं तो गुड गवर्नेंस के भी तो सेम फीचर्स हैं, सेम के सेम हैं। तो इसलिए एक्चुअली अगर गुड गवर्नेंस के बाद भी डेमोक्रेसी फेल हो जाती है, काम नहीं करती ठीक से, तो वो इनएफेक्टिव फंक्शन है डेमोक्रेसी की, जिसके कारण बैड गवर्नेंस आ रहा है। कॉन्सेप्चुअली अगर हम देखें तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस, क्योंकि दोनों के दोनों सिमिलर फीचर्स को एम्फेसाइज करते हैं। और प्रैक्टिस में डेमोक्रेसी गुड गवर्नेंस को इंश्योर नहीं कर पाती, क्योंकि उस डेमोक्रेसी के अंदर कमजोरी है। गुड गवर्नेंस के कारण डेमोक्रेसी फेल नहीं होता, डेमोक्रेसी के कारण गुड गवर्नेंस फेल हो रहा है। अब हम देखते हैं कि जैसे गुड गवर्नेंस इंडिया में के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। देखिए 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जिससे क्या होता है कि लोकल पंचायत बनी गांव के लेवल पे, और 74th अमेंडमेंट से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में मतलब लोगों को जो है आपके मोर फंक्शंस मिले, है ना। जो आपकी पावर्स थी वो कंसंट्रेट नहीं हुई एक जगह पे, लोगों को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई अपने चीज़ों को करने के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहते हैं इसे। वैसे ही राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया, उसे ट्रांसपेरेंसी आएगी, मनरेगा मिला, लोगों को रोजगार मिला, उसका अधिकार मिला, राइट टू एजुकेशन दिया गया, गुड गवर्नेंस की पहचान है। वैसे ही नेशनल हेल्थ मिशन बना ताकि लोगों की हेल्थ अच्छी हो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ई गवर्नेंस, ये सारे गुड गवर्नेंस इन इंडिया में इंडिया के अंदर गुड गवर्नेंस के सारे एग्जाम्पल हैं। अब जरा हम गुड गवर्नेंस को इंडिया में समझ लेते हैं एक करके। देखिए, एक सबसे अच्छा फीचर है गुड गवर्नेंस का कि वो पार्टिसिपेटरी होना चाहिए नेचर में, और वो लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दे कि लोग पार्टिसिपेट करें। लेकिन इंडिया की कंडीशन हम देखें तो इंडिया में जो डेमोक्रेसी का फंक्शनिंग है इंडिया में डेमोक्रेसी का जो फंक्शनिंग है वो इस तरह से बना हुआ है कि वहाँ पे एक्सक्लूजन है, इंक्लूजन तो है नहीं। एक्सक्लूजन मतलब लोग छूट जाते हैं। कैसे छूट जाते हैं? अगर मान लीजिए कि एक कोई कैंडिडेट है, अब कैंडिडेट में लोकसभा का ही एग्जाम्पल है। अगर लोकसभा के एग्जाम्पल में एक कैंडिडेट का जो खर्चा है जो कहा जाता है वो लीगली 70 लाख रुपए कर सकते हैं, और अगर मतलब हम जानते हैं कि 70 लाख तो लिमिट है, लेकिन इससे ज़्यादा भी खर्चा होता है। लोग 3-3, 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ खर्च करते हैं। तो अब अगर देखिए 70 लाख भी अगर देखें तो अगर क्लास 1 ऑफिसर भी कोई है तो उसे 100 महीने लग जाएंगे 70 लाख बनाने में। 100 महीने का मतलब होता है मोटा मोटा आपके 9 साल। तो अगर कोई क्लास 1 ऑफिसर भी नहीं, तो इंडिया की कंडीशन तो ऐसी है कि या इंडिया में अगर एवरेज एक्सपेंडिचर एक इलेक्शन लड़ने के लोकसभा का आपका 2 से 5 करोड़ रुपए है, और पर कैपिटा इनकम इंडिया की क्या है, 1 लाख से भी कम, 1 लाख से थोड़ी सी ऊपर, सॉरी कम नहीं, थोड़ी सी ऊपर है। तो अब 99% ऑफ पीपल के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ें। तो अपने आप ही ये एक्सक्लूसिव हो गया, एक्सक्लूजन हो गया यहाँ पे, तो इंक्लूजन हो नहीं पाया पॉलिटिकल उसमें डिसीजन मेकिंग में। दूसरी बात क्या है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स मतलब कि कोई क्रिमिनल है ना वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, और दूसरा क्या है कि कोई भी क्राइम होता है, जैसे कोई भी किसी की हत्या हुई तो उसका पॉलिटिसाइजेशन होता है, ना कि जस्टिस की जगह। तो अब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि इंडिया में 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 233 मेंबर्स ऑफ, है ना, आप समझ सकते हैं 545 में से 233 मेंबर, मतलब करीब करीब आपके 50% ज़्यादा से कम, उनके पास उनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड है सीरियस। तो अब देखिए लॉ मेकर ही लॉ ब्रेकर ही लॉ मेकर बन रहे हैं। अगर ऐसा होता है रूल ऑफ लॉ, तो सबसे पहले कैजुअलिटी जो होती है वो रूल ऑफ लॉ को मिलती है, क्योंकि लॉ ब्रेकर ही लॉ मेकर बन रहा है। दूसरी चीज़ें क्या हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हिसाब से अगर देखिए तो इंडिया वन ऑफ द वर्स्ट करप्ट कंट्रीज़ है। इसमें बहुत ज़्यादा, तो करप्शन यहाँ पे सिस्टमेटिक भी है और सिस्टमिक भी है। तो रूल ऑफ लॉ तो कभी इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाएगा यहाँ पे, ना लेटर में ना स्पिरिट में। अब अगली चीज़ ये है कि 73rd और 74th अमेंडमेंट लग तो गए, लेकिन ये सिर्फ लेटर में इम्प्लीमेंट हुए हैं, स्पिरिट तो इनकी है नहीं। फंक्शन 3F कहते हैं डेवोल्यूशन का, फंक्शन, फंक्शनरीज एंड फाइनेंस।
तो फाइनेंसेस बहुत कमी है। आप देख रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, अपनी पावर्स डिसेंट्रलाइज करती ही नहीं, उनको अच्छी तरह फंक्शनिंग हो नहीं पाई है। तो अब इस तरीके से तो क्या है कि अनविलिंगनेस है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का अपनी पावर ट्रांसफर करने के लिए। अगली बात ये है कि आरटीआई की इम्प्लीमेंटेशन के बावजूद भी हाई लेवल ऑफ सीक्रेसी है मेंटेन एडमिनिस्ट्रेशन में। क्यों? क्योंकि हमारा अभी तक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेसी का कॉलोनियल एटीट्यूड जो है, जो अंग्रेज़ों के टाइम पे था, वो अभी तक गया ही नहीं है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेसी की बिल्कुल इनकॉन्स्पिक्यूअस बाय नेचर एब्सेंस है, वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। और एग्जिस्ट क्यों नहीं करती? लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, सिटीजन के पास, उन्हें अपने राइट का नहीं पता। और जो मोर ओवर हमारा पॉलिटिकल जो वो है, हम लोग सेंटिमेंट और इमोशंस के हिसाब से वोट देते हैं। हम लोग सही गलत या फिर रेशनल थिंकिंग उससे वोट नहीं करते। तो अभी सेंटिमेंट और इमोशन पे चलता है, अभी भी जात पात इस पे लड़ाई, वोट जीते जाते हैं। अब अगर अगली चीज़ देखें तो पॉलिटिकल पॉपुलिज्म है ना, वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में आ चुकी है। सब्सिडीज़ क्यों मिलती हैं लोगों को? ताकि वो उनको वोट दें। लेकिन कभी ये ध्यान नहीं जाता कि सब्सिडी से क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट होता है, फिजिकल डेफिसिट होता है, और उससे क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम को हार्म होता है लॉन्ग टर्म में। उससे क्या, फ्यूचर जनरेशन जो आती है उस पर बोझ पड़ता है, लेकिन इसका कोई नहीं देता। अभी भी आप देखें कि तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए वो लोगों को मतलब डिवाइड किया जाता है, रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, रीजन के नाम पे। तो अब क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, जो थोड़े ज़्यादा वोट जीत गया वो हो जाएगा। तो और गुड गवर्नेंस तो इंक्लूसिवनेस की बात करती है, और डेमोक्रेसी यहाँ पे क्या है, गुड गवर्नेंस इंक्लूसिवनेस की बात करती है। और इस तरह की डेमोक्रेसी तो किस में रिजल्ट कर रही है? डिवीजन ऑफ सोसाइटीज़ में। तो इसलिए कहा जाता है इनएफेक्टिवनेस ऑफ फंक्शन ऑफ डेमोक्रेसी इज रिजल्टिंग इन बैड गवर्नेंस। तो अब हम समझते हैं कि अगर डेमोक्रेसी नहीं तो फिर कौन गुड गवर्नेंस लेके आएगा। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि और अलग अलग दूसरे पॉलिटिक्स सिस्टम कौन कौन से हैं। पहला तो है एक सिंगल पार्टी रूल। सिंगल पार्टी रूल हम देखते हैं कि रशिया और चाइना में होता है। दूसरा क्या है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप। वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में हम देखेंगे कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप चलती है वहाँ पे। मोनार्की, अरब कंट्रीज़ में हम देखेंगे, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, तो यहाँ पे मोनार्की चलती है। तो ये दूसरे तरह की पॉलिटिकल सिस्टम है डेमोक्रेसी से हटके। सॉरी। तो इसमें तो गुड गवर्नेंस हो ही नहीं सकता कभी इन सिस्टम में। क्यों? क्यों नहीं? ना ही यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, ना ही सोवरेनिटी ऑफ सिटीजन्स है, ना ही सिस्टम है, ना ट्रांसपेरेंसी है। तो यहाँ पे तो कभी आ ही नहीं सकती। तो डेमोक्रेसी गुड गवर्नेंस ले सकता है। साथ में आप देखिए गुड गवर्नेंस के जो ऑब्जेक्टिव है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, इक्विटेबल, एक्सक्लूसिव, जो साइड में दिखा है मैंने, वो बिल्कुल नहीं है इसमें। तो इनमें तो बिल्कुल नहीं आ सकती गुड गवर्नेंस। अब क्या है, इसको समझने के लिए अमर्त्य सेन ने एक बहुत अच्छा कंपैरिजन किया था कम्युनिस्ट चाइना और डेमोक्रेटिक इंडिया में, कि डेमोक्रेसी कितने फायदेमंद होती है गुड गवर्नेंस को लेके आने के लिए। अमर्त्य सेन ये कहते हैं कि इंडिया जब आज़ाद नहीं हुआ था इंडिपेंडेंस से पहले, तो 1943 में बहुत बेकार एक फेमाइन आया था, है ना। सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था बंगाल प्रोविंस में। तो क्या है, लाखों लोग मरे थे, मिलियंस ऑफ पीपल डाइड। और वो एक मैन मेड डिजास्टर था, क्योंकि जो इंपीरियल गवर्नमेंट थी उस वक्त की, उसने कोई एक्शन लिया ही नहीं इसको प्रिवेंट करने के लिए, डिजास्टर को रोकने के लिए। ना ही लोगों को रिलीफ दिया गया, क्योंकि उस वक्त डिक्टेटरशिप थी। लेकिन ये सेम और वो जो रूलर्स थे वो कभी भी अकाउंटेबल तो थे नहीं सिटीजन के, तो इसलिए। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद कंट्री ने बहुत उससे ज़्यादा बेकार नेचुरल डिजास्टर्स फेस किए हैं, उससे बेकार चीज़ें। लेकिन जो ह्यूमन लाइफ का नुकसान हुआ वो बहुत कम हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उस वक्त मीडिया थी, डायनामिक मीडिया थी, आपकी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हो चुकी थी। इसलिए क्या है, गुड गवर्नेंस डेमोक्रेसी में थोड़ी सी आई। अब अगर हम चाइना की बात देखें, तो चाइना में भी क्या है कि ग्रेट फेमेन आया था 1950s के एंड में, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। और क्यों? और सिटीजन्स वहाँ पे बहुत मर रहे थे। तो एक तरह से चाइना की जो फंक्शनिंग थी, एक तरह के सिंगल पार्टी रूल और डिक्टेटरशिप आप कह सकते हैं, तो उसमें तो बिल्कुल फेल हो गया गुड गवर्नेंस। तो आपने देखा डेमोक्रेसी में गुड गवर्नेंस आ सकता था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये विंस्टन चर्चिल है। लेकिन उससे पहले मैं आपको चीज़ समझाऊंगा कि अगर डेमोक्रेसी जो है वो आपके गुड गवर्नेंस को डिले कर सकती है, तो कभी गुड गवर्नेंस को डिनाई नहीं कर सकती।
इस पे हमारे विंस्टन चर्चिल ने भी कहा था कि डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट ऑल द अदर्स दैट हैव बीन ट्राइड। तो दोस्तों ये कहानी थी गुड गवर्नेंस की। आपको हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपको अगर चैनल अच्छा लगा, ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।